हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप फाइन होंगे। हाउ इज़ द जोश, हाउ इज़ द प्रिपरेशन गोइंग ऑन? अच्छे चल रही होगी प्रिपरेशन। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं बता दूं कि आज हम चैप्टर 4 दैट इज़ टॉपिक 4 एग्जीक्यूटिव लेके आए हैं एज पर द माइक्रो शेड्यूल, है ना। पी वाई क्यूज फ्रॉम 2013, पी वाई क्यूज फ्रॉम 2013 टू 2025, है ना। और टुडे विल बी डूइंग दिस क्वेश्चंस। एक बार बार जो मैं रिपीट करता हूँ, एक छोटी सी जो आपकी ये प्रैक्टिस होगी, है ना, 30 to 45 मिनट्स की, वो आपको कैन टेक यू अहेड ऑफ लॉट मेनी एस्पिरेंट्स। बहुत सारे एस्पिरेंट्स से आपको आगे लेकर के जा सकता है, क्योंकि पीवाईक्यू एनालिसिस आप देख सकते हैं क्वेश्चंस कैसे रिपीट होते हैं। ठीक है ना, कोई मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ा टीचर हूँ। बस एक पहल है, एक कोशिश है आपको आपके मकसद में कामयाब करने की। ठीक है, और मैं ऐसे नीश को फाइंड आउट करके ला रहा हूँ, आगे भी लाऊंगा, ठीक है, जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है या बहुत कम है। ठीक है, और उस पर ध्यान लोग नहीं देते हैं। मैं खुद ये 2 प्रीलिम्स के बाद इस चीज़ को रियलाइज किया कि हाउ इंपॉर्टेंट इज एनालाइजिंग पीवाईक्यू। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन। विथ रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The governor of a state is not answerable to any court for exercise and performance of power and duties of his or office, है ना। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। गवर्नर जो है वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के लिए आंसरेबल नहीं है किसी लॉ कोर्ट के अंदर। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ट्रू। यहीं पे आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग की जा सकती है ना, सिविल प्रोसीडिंग्स की जा सकती है। लक्ष्मीकांत में आप देख सकते हैं, और उसकी भी एक टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम कितना है भाई, कितने दिन की नोटिस चाहिए, एक बार आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। तो ट्रू है। मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड विद इन द हाउस। दिस इज ऑल्सो ट्रू। हाउस में आप क्या बोलते हैं, बिल फाड़ते हैं, वेल में जाके हल्ला मचाते हैं, उसके लिए आप कोर्ट में जवाबदेही नहीं है। ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट लेटेस्ट सवाल है 25 का। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली, मतलब उसको लिखा हुआ है, मेंशंस दैट इन सर्टेन स्फीयर्स द गवर्नर ऑफ स्टेट एक्ट्स इन हिज हर डिस्क्रिशन। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, अपने डिस्क्रिशन में एक्ट करता है। कौन कौन से डिस्क्रिशन होते हैं वही मैं आपको बता दूंगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिजर्व अ बिल, हिज हर ओन रिजर्व अ बिल बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर हिज हर कंसिडरेशन। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। आर्टिकल 201 है ना, आर्टिकल जो 201 के तहत, जो आर्टिकल 201 के तहत जो बिल रिजर्व के लिए रिजर्व करता है गवर्नर, बेसिकली डायरेक्ट नहीं होता है ना, गवर्नर रिजर्व करता है, नॉट प्रेसिडेंट। कंसिडर हु कंसिडर्स प्रेसिडेंट, बट कौन रिजर्व करता है, नॉट 201, आर्टिकल 200 ना, सॉरी नॉट 201, आर्टिकल 200। कौन कंसिडर करता है, गवर्नर के, गवर्नर जो है रिजर्व करता है कंसीडर के लिए प्रेसिडेंट के, प्रेसिडेंट खुद नहीं करता है। ठीक है, सो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक, क्या क्या डिस्क्रिशन है मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, या यही बता दूं, चलो मैं यही बता देता हूँ। ठीक है, आपको मैं यही बता देता हूँ, क्यों वीडियो के अंत में मैं जाऊँ, यही बता देता हूँ आपको कि क्या क्या डिस्क्रिशन होती है गवर्नर की, है ना। तो देखिए, गवर्नर के पास 2 तरह के डिस्क्रिशन है। एक होता है गवर्नर, है ना, थोड़ा सा मैं इसका विड्थ कम कर दूं। एक होता है गवर्नर के पास, है ना, एक सेकंड, क्या हो रहा है, मैं भी नया हूं ना, टैब पे तो दिक्कत होती है। एक होता है गवर्नर के पास 1 मिनट, है ना, मेरे को थोड़ी दिक्कत आ रही है इस पेज के अंदर, 1 मिनट। वही बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको वही बता देता हूँ। तो गवर्नर के पास देखिए 2 तरह के डिस्क्रिशन होते हैं ना, 2 तरह के डिस्क्रिशन पावर होते हैं गवर्नर के पास। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन क्या क्या होते हैं गवर्नर के पास, तो गवर्नर के कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन होते हैं, वो होते हैं कि आर्टिकल 200 के तहत रिजर्व, अभी मैंने बात की रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। ठीक,
आर्टिकल 356 आपको ही पता है, फॉर रिकमेंडिंग स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल, जब उसे लगता है कि इट कैनॉट बी, जब गवर्नर को लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैसेज ब्रेकडाउन है स्टेट में, तो रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए, स्टेट इमरजेंसी लगाने के लिए। फिर तीसरा है, आपने पढ़ा है ट्राइबल एरियाज जो होते हैं, जैसे शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 है ना, ट्राइबल एरियाज के गवर्नेंस के लिए उसमें स्पेशल पावर होता है, किसके पास डिस्क्रिशनरी पावर होता है गवर्नर के पास, या किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं है ना, नो क्लियर मेजॉरिटी इलेक्शंस के बाद नहीं है, तो किसको सरकार बनाना है, ये चारों उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है। एक होता है सिचुएशनल डिस्क्रिशन, है ना, सिचुएशनल डिस्क्रिशन। सिचुएशनल डिस्क्रिशन क्या है, किसके क्या क्या है भाई, तो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, जब कोई पार्टी क्लियर मेजॉरिटी में नहीं है, ठीक है, जब कोई पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं है तो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, ठीक। नेक्स्ट, डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट, ऑब्वियस बात है, स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है ना, जब गवर्नमेंट मेजॉरिटी लूज कर जाती है। डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली, ठीक है। अब साहब आप कहेंगे सर डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली में तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो स्टेट में होता है वो एडवाइस करता है सीएम एंड उसकी काउंसिल, लेकिन जब गवर्नमेंट लॉस्ट कर गई होती है मेजॉरिटी, है ना, तो ये सब कुछ उसके पास डिस्क्रिशन पावर है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, है ना। तो अगर मैं देखूं तो उस नाते सिर्फ आंसर 1 है। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी, अच्छा एक और आपसे यहाँ पर सवाल है, कमेंट में बताइएगा, क्या ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर डिस्क्रिशनरी पावर है या नहीं, कमेंट में बताइएगा। और क्या गवर्नर ऑर्डिनेंस बना सकता है कि नहीं स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, तो आप इसको बताइएगा। विथ रेफरेंस नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में आएगा, विथ रेफरेंस टू पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग, एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट, ये ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। एन ऑर्डिनेंस कैन अब्राइज अ फंडामेंटल राइट, देखिए बिल्कुल बेहुदा स्टेटमेंट है, फंडामेंटल राइट को तो अब्राइज किया ही नहीं जा सकता है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर देगा, ठीक है। तो यहीं से आप एलिमिनेट कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन नहीं होगा तो ये गया, ये गया, ये गया। फिर भी मैं थर्ड देख लेता हूँ, एन ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम बैक डेट, बिल्कुल ट्रू है, ऑर्डिनेंस जो होती है रेट्रोस्पेक्टिवली लग सकती है ना, रेट्रोस्पेक्टिव लगती है, लक्ष्मीकांत को ध्यान से, सो सी इज द आंसर। नेक्स्ट, consider the following statements with regarding to pardon power of the president of India. The exercise of this power by the president, pardon आप समझते हैं, लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे 5 तरह के हैं, है ना, पार्डन पावर 5 तरह के हैं, पार्डनिंग पावर में पार्डन है, रेस्पाइट है, रेप्रीव है ना, ये इस तरह के 5 हैं, तो उनको जरूर देखिएगा, उनसे सवाल आते हैं। कम्यूटेशन है, द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, ये बिल्कुल ट्रू है, लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू की जा सकती है। द एक्सरसाइज पावर विदाउट एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल गलत बात है, ऑल्दो इट इज पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे होता है, तो ओनली 1 इज करेक्ट, 1 ओनली, ठीक। अब हम आते हैं 2023 के सवाल पे, 24 पे इस चैप्टर से कम सवाल थे या नहीं थे। आइए, इफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड null and void by Supreme Court, all acts done by him during his office before the date of decision becomes invalid, गलत बात है। क्लियरली लक्ष्मीकांत में लिखा है कि अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कोर्ट नलीफाई कर देता है तो जितने भी एक्शन लिया होगा वो वैलिड होगा अनटिल एंड अनलेस उसको हाउस किसी मोशन से उसको मोशन ला करके उस किए हुए कार्यों को डिसीजन को खत्म ना करे, ठीक। तो स्टेटमेंट फॉल्स है। इलेक्शंस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबली हैज बीन डिसॉल्व, बिल्कुल गलत बात है। क्लियर आप देखेंगे लक्ष्मीकांत में लिखा है कि इलेक्शन जो होता है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, है ना, अगर ऑफिस में वैकेंसी है, इलेक्टोरल कॉलेज में वैकेंसी है, उस बेसिस पे उसे वो नहीं किया जा सकता है, उस बेसिस पे उस पर कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ठीक, वैलिड नहीं, इनवैलिड नहीं किया जा सकता है। थर्ड, व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, when a bill is presented to the president of India, the constitution prescribes the time limit within he has to declare his assent, बिल्कुल गलत बात है। जब कोई बिल प्रेसिडेंट के हाथ जाता है साइन करने तो कोई टाइम फ्रेम उनको नहीं मिला हुआ है, तो अपने हिसाब से वो साइन कर सकते हैं, नन। नेक्स्ट, थोड़ा क्लियर कर दो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नहीं मेरे साल का सवाल था और बहुत ही वेग सवाल है, तो इसमें जो एक्सप्लेन करने वाली चीज़ मैं एक्सप्लेन करूंगा, बाकी मैं लीव कर दूंगा, हाईली फैक्चुअल सवाल था,
मेरा से ये गलत हो गया था, गलती मैंने ये की थी, मुझे ये छोड़ देना चाहिए था, पर मैं थोड़ा सा करूँ क्या। 23 का पेपर ऐसा खतरनाक आया था कि लगता था कि ये नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है सवाल। द मेंबर्स नॉमिनेटेड टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज। पहली बात, नॉमिनेटेड मेंबर ना तो विधानसभा का, ना तो लोकसभा का, ना तो राज्यसभा का कोई पार्ट नहीं लेता है। सो दिस इज फॉल्स। हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली स्टेट्स हायर इज द वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ द स्टेट। देखिए ये स्टेटमेंट जो है कहता है जितना ज़्यादा, तो पहले समझिए एमएलए का वोट क्या होता है, कैसे आता है ना। टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट अपॉन टोटल इलेक्टेड एमएलए प्लस इंटू 1000, है ना, ऐसे आता है। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन टोटल इलेक्टेड एमएलए, है ना, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अपॉन टोटल एमएलए, है ना, इंटू 1000 इलेक्टेड एमएलए। तो हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव एमएलए हायर द वैल्यू ऑफ ईच वोट। अब देखिए जितना ज़्यादा एमएलए होंगे उतना ही वोट कम हो जाएगा। सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। डिनोमिनेटर बढ़ेगा ना, थोड़ी मैथ्स इन्वॉल्व है तो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश को अब लीव कर देने वाला यही था। अब वोट आदमी पर स्टेट का कौन रखता है ना, उसी तरह से भी स्टेटमेंट है, तो लीव कर दो ऐसे सवाल को, ये छोड़ने के लिए होता है। फॉर लिविंग हर सवाल नहीं होता है फॉर अटेम्प्टिंग, ठीक, छोड़ दो, बेहतर है छोड़ दो ऐसे सवाल। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक्स। बिल्कुल वाहियात और बेबुनियाद बात है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं करता, वो सीधा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की चर्चा करता है। ये कैबिनेट और ये MOS ये सब रूल्स जो है ना, रूल्स हैं और कन्वेंशंस हैं। तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ओनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वो चर्चा करता है। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग PM शैल नॉट एक्सीड 15%। बिल्कुल सही बात है ना, ये तो बिल्कुल सही बात है। जो डिफेक्शन के समय ये सब था कि 15% से लोग ज़्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं, वरना लोग करते क्या थे कि दूसरे दल से बुला लेते थे MP और उनको लालच देते थे मंत्री बनाने का। तो 30-30, 40-40 लोग मंत्री रहते थे, मतलब कि 30-30, 40-40%, आई मीन टू से। तो इस पर रोक लगाया गया 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 से, है ना, डिफेक्शन के बाद। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो इस हिसाब शैल नॉट एक्सीड, सो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, this is correct. So only 2 is the right answer. Next, in the context of India, which one of the following is a characteristic appropriate for bureaucracy? Basically best bureaucracy का definition, an agency for widening the scope of parliamentary democracy. True हो सकता है ना, true हो सकता है। फिर वही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, you have to find out the best appropriate option. An agency for strengthening the structure of federalism, ये भी हो सकता है। पॉलिटिकल एजेंसी, भाई पॉलिटिक्स करने के लिए तो नहीं होता है कि नेता अपने आगे पीछे ब्यूरोक्रेट को नचाए। ये अलग बात है कि सच्चाई में सच में नचाते हैं, पर इसके लिए होता नहीं है, तो ये तो हट गया। एन एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, अब देखिए ये भी हो सकता है, बेस्ट सूटेड है ये। क्यों? क्योंकि कंट्राडिक्ट नहीं किया जा सकता और ये वेल सूटेड है। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर दैट इज आपका क्या कहते हैं जो कानून बनाता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जो उसको एग्जीक्यूट करता है, और न्यायपालिका जो कि जुडिशियरी जो कि न्याय देता है, जस्टिस करता है। तो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव उसका काम क्या है? गवर्नमेंट के बनाए पॉलिसी को, पॉलिसी बनाता कौन है? अरे यार, पॉलिसी बनाता कौन है ना, बिल्स वगैरह पास लेजिस्लेचर करता है, एग्जीक्यूट करता है एग्जीक्यूटिव, किसके लिए? पब्लिक पॉलिसी को, है ना। और ब्यूरोक्रेसी इज अ पार्ट ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो दिस इज द बेस्ट सूटेड आंसर। आयोग ने भी माना था, ठीक है, मेरा भी सही हुआ था। नेक्स्ट, 9th, प्रेसिडेंट कैन समन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट एज सच प्लेस ही सी थिंग्स फिट। बिल्कुल ट्रू है, बहुत सीधा स्टेटमेंट है, कोई कंट्राडिक्शन नहीं। जिसको भी बेसिक फंडामेंटल पता है लक्ष्मीकांत का, वो कर लेगा। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल द 3 सेशंस। अब थोड़ा डाउट है इसमें, रुक जाइए। देखिए 1 होते ही गया, तो 2 का तो स्कोप ही खत्म हो गया, फॉल्स ही होगा। क्यों फॉल्स है बता रहा हूँ, 3 सेशन तो हमें पता है, विंटर सेशन, मानसून सेशन, बजट सेशन, पर वो संविधान द्वारा नहीं है प्रस्तावित, था ना, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। देयर इज
नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर, है ना, सही, दिस इज ट्रू। वो एक कन्वेंशन से चला रहा है, लेकिन कोई मिनिमम नंबर ऑफ डेज नहीं प्रिस्क्राइब्ड है, सो ओनली 1 and 3 इज करेक्ट। मैं ये भी आपको बता देता हूँ ट्रू स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्यों गलत है ना, सेकंड स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्यों गलत है, उस पर अगर हम थोड़ा सा जो है पॉन्डरिंग करें, क्या करें, थोड़ा सा हम पॉन्डरिंग करें, ठीक है, तो वही चीज़ है, ये कन्वेंशन से है, ये अरे यार, कन्वेंशन से है ये, दिस इज बाय कन्वेंशन, not mandatory, not mandated by constitution. So answer is 1 and 3. With reference to state legislative assembly, consider the following statements. The governor makes a customary address to the member of the house at the commencement of first session of the year. True. Motion of thanks इसमें होता है ना. When a state legislature does not have a rule on a particular matter, it follows Lok Sabha. बिल्कुल true, क्योंकि almost जो विधान सभा है, that is a replica of the Lok Sabha in the state. तो both the statements are correct. Which one of the following suggested that governor should be an eminent person outside the state and should not be a detached figure? तो देखिए सरकारिया कमीशन जो कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे बना था, ये सारे सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे ही बने थे, सरकारिया, राजमनार, है ना, तो जो ये बाहर का था सरकारिया कमीशन। सर ये कैसे याद रखेंगे, चैट जीपीटी पे लिख देना जा करके, है ना, इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस ऑफ सरकारिया एंड उसका भी पढ़ लेना पंचिका, पंचिका मिशन का, है ना, दोनों ही। तो आपको इंपॉर्टेंट कुछ तो इंपॉर्टेंट थे जो आपको याद रखना चाहिए। देखिए यूपीएससी में भी आया है 2019 में। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2018 में सवाल था, मेरा गलत हो गया था। वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अब आपको अभी मैंने बताया कि पॉपुलेशन, अच्छा किस बेसिस पे, 1971 सेंसस के बेसिस पे, अपॉन टोटल इलेक्टेड एमएलए इन 2000। तो ऑब्वियस सी बात है सबके स्टेट का अलग अलग हो सकता है, तो दिस इज ट्रू। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज इन लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपीज इन राज्यसभा, ये बिल्कुल गलत बात है। एमपी का वोट कैसे होता है, तो देखिए टोटल वोट ऑफ एमएलए, भारत में टोटल एमएलए के जितने वोट आए अपॉन टोटल एमपीज ना, टोटल एमपी ये होता है। तो चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का, उनका बराबर होता है। तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट्स ओनली वन, है ना। इसको लेके थोड़ा कंट्राडिक्शन था, क्योंकि मेरा भी जो गलती हुआ था, कई कोचिंग वाले भी दिए थे, ये एमपीज जो लिखा था ना, तो लोग बोला कि जो टोटल वोट है एमपीज ऑफ लोकसभा, टोटल वोट है एमपी और उसको जोड़ के लोकसभा का ज़्यादा होगा। तो इस मुझे भी सही लगा था। क्यों सही लगा था भाई, क्योंकि भाई लोकसभा की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, पर यहाँ उसका मतलब नहीं था, वो पर वोट की बात कर, ठीक है। नेक्स्ट, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। देखिए अभी हम लोगों ने सवाल किया तो कैसे रिपीट हुआ, 18 का सवाल, देखिए ये रिपीट हुआ है आपको 25 में, 7 साल बाद, है ना। तो देखिए इसीलिए फायदा है इसको बनाने का, ये ट्रू स्टेटमेंट है। द एमेलमेंट्स एंड अलाउंस ऑफ गवर्नर शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग ऑफ ऑफिस, ऑब्वियस बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, इट कैन नॉट बी डिमिनिश्ड, तो दिस इज ट्रू। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट, इफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया creates his power, exercises his power as provided under आर्टिकल 356, यानी स्टेट इमरजेंसी की बात हो रहा है, तुरंत दिमाग में फ्लैश होना चाहिए, है ना। देन असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिजॉल्व, गलत बात है, वो सस्पेंड भी हो सकता है, या तो सस्पेंड होगा, ये मेरा सही हुआ था 2018 का सवाल, या डिजॉल्व रहेगा। द पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइज बाई अथॉरिटी बाय द पार्लियामेंट, दिस इज ट्रू। आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड, नहीं भाई, वो नेशनल इमरजेंसी वगैरह में होता है, स्टेट इमरजेंसी में थोड़ी ना राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच चला जाएगा, राइट टू फ्रीडम चला जाएगा, not only speech, all the right to freedom. The president can make laws relating to that state, नहीं, पार्लियामेंट जिस अथॉरिटी को ऑथराइज करता है वो बनाता है, ठीक। तो स्टेट बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following are not necessary, which of the following are not necessary for the consequences of proclamation of present rule in state, अगेन स्टेट इमरजेंसी की बात हो रही है। डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली, नहीं, तो डिजॉल्व भी हो सकता है, सस्पेंड भी हो सकता है। देखिए अभी 17 का ही सवाल 18 में रिपीट हुआ था, दोनों ही हो सकता है। रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट, ये ट्रू है। डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सो ओनली, ओ माय गॉड,
नॉट नेसेसरली, जो नहीं जरूरी है वो। तो कौन कौन जरूरी नहीं है जो होगा, एक तो हो जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली और डिसोल्यूशन नंबर 1 और 3। ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू एडजर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, तीनों ही है, बहुत आसान। जो टूल्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है लक्ष्मीकांत में, उसी से उठाया गया है। नेक्स्ट, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। बिल्कुल बेकार बात। चीफ सेक्रेटरी जो होता है किसी भी स्टेट के अंदर, वो हाईएस्ट आईएएस होता है, उसको चीफ सीएम करते हैं, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। फिक्स्ड टेन्योर, बिल्कुल गलत बात है, सो नाइदर। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर, गलत बात है। एग्जीक्यूटिव हेड कौन माना गया है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के नेम में सारा एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है, सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज, गलत बात है। जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है प्राइम मिनिस्टर का राइट हैंड है ना, ही इज द हाईएस्ट आईएएस इन द कंट्री, है ना, हाईएस्ट आईएएस ऑफिसर इन द कंट्री। आप जब 21 साल में, जैसे टीना डाबी मैडम, ये लोग 21 साल में हो गई हैं, आंसर शेख हो गए, ये लोग इस लेवल तक जा सकते हैं। अगर आप 2 अटेम्प्ट के बाद सेलेक्ट हो रहे हैं और लंबे एज के बाद, मतलब कि 25 के बाद, 22, 23, 24 के बाद आप सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आप कैबिनेट सेक्रेटरी पहुंचते पहुंचते रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज हाईएस्ट आईएएस ऑफिसर, तो वो नहीं, दिस इज अगेन नीदर ऑफ देम आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। देखिए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट क्या काम करता है? सेक्रेटरियल असिस्टेंट टू कैबिनेट मीटिंग्स, ट्रू। एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग, ट्रू। आप एक तरह से समझ लीजिए कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, जो कैबिनेट होता है ना, पीएम का कैबिनेट, तो कैबिनेट के जो फाइल वर्क होते हैं वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट करता है। आप एक तरह समझ लो जैसे किसी ऑफिस में रिसेप्शन होता है जो सारे पेपर वर्क संभालता है, या किसी, जैसे मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड हूँ, तो यहाँ एक ईडीपी टीम होती है जो सारे पेपर्स वगैरह को डील करती है, उसी तरीके का काम ये करता है। एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द मिनिस्टर, ना भैया, ये तो पार्लियामेंट कर सकता है ओनली, तो इट्स 1 और 2। Which of the following are the discretionary power of the governor of a state? अभी हमने बताया था। Sending a report to the president of India for imposing president rule, ये है। Appointing the ministers, नहीं, ये सीएम के एडवाइस पे होता है। ठीक। Reserving certain bills, आर्टिकल 200, ये भी है फॉर प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, तो देखिए टू नहीं होगा, तो ये गया, ये गया, ये गया। मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द, ये भी सीएम के एडवाइस पे होता है, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे, सो ओनली 1 और 3। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन ऑफ बिजनेस अमंग मिनिस्टर्स। ठीक है, अब ये देखिए, ये ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन ठीक है, किसके एडवाइस पे था? सीओएम के, है ना, पर करता गवर्नर है, तो ट्रू है। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड इन द नेम ऑफ पीएम। अभी गलत बोली मैंने, अभी पीछे बताया था आपको, है ना, यहीं पे है, कहीं बोला, देखिए, है ना, रिपीट हुआ 2015 का, ये था 2014 का सवाल, 15 में रिपीट हुआ। ये होता है प्रेसिडेंट, सो ओनली 1 इज द राइट आंसर। सीओएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पार्लियामेंट। अब देखो यहाँ डाउट है, ऊपर हमने देखा था कि इसी स्टेटमेंट को कमीशन ने ट्रू लिया था और यहाँ पर जो स्टेटमेंट को फॉल्स ले लिया, क्योंकि पार्लियामेंट कायदे से पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पर मेनली लोकसभा को, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे आयोग ने ही अपने क्वेश्चन को, और पहले चैलेंजिंग नहीं था, इस बार अच्छी बात है चैलेंज है, तो ऐसा सवाल आए तो या तो बोनस होगा या चैलेंज होगा, तो कायदे से देखिए मेरे हिसाब से स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा भी तो पार्लियामेंट का ही पार्ट है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर सर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, सो ओनली 2 और 3 है। टाइम अंकल मेरा अभी है 7:15 हो गया, तो किसमें आ गया था? 10:45 में है। हाँ। Which of the following statement is correct? In India, the same person cannot be appointed as governor for 2 or more states at the same time. बहुत ही गलत बात है, आप देखे होंगे, देखिए अखबार पढ़ने से जरूरी है, लोग सिर्फ एडिटोरियल पढ़ते हैं। आपको कॉमन न्यूज़, देखिए न्यूज़पेपर कैसे पढ़ता हूँ उसके बारे में मैं आपको किसी दिन बता दूंगा, पर न्यूज़पेपर में आपको क्या करना है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप एडिटोरियल्स मन से पढ़ें, वो प्री और मेंस दोनों के लिए होगा, और इसके अलावा न्यूज़ जरूर पढ़ें, ऐसे ऐसे सवाल आपको वहीं से पता चलेंगे।
ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड स्टेट ऑफ द स्टेट इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, बिल्कुल गलत बात है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, नो प्रोसीजर हैज बीन लेड इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ गवर्नर, बिल्कुल सही बात है, वो ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं ना, और प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब प्लेजर ऑफ पीएम एंड हिज काउंसिल होता है, इसीलिए जब मन उठा के फेंक दिए जाते हैं। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। इन केस ऑफ यूटी हैविंग लेजिस्लेटिव सेटअप, चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर, रॉन्ग स्टेटमेंट। यूटी के सीएम को अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, सो ओनली सी इज द राइट आंसर। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर होगा। और आज जल्दी सेशन खत्म हुआ, छोटा था तो छोटा सेशन ही अब रहेगा पूरे पॉलिटी में। नेक्स्ट लेसन हम लोग लेके आएंगे जुडिशियरी से रिलेटेड। आई होप आपको ये लेसन पसंद आ रहा होगा। अपने जोश को बरकरार रखिए, एक दो फेलियर से हारिए नहीं। मेरा भी प्रीलिम्स बहुत आगे जाकर के 2-3 अटेम्प्ट के बाद निकला था, और मेंस मैंने एक झटके में निकाल लिया था। तो कीप प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, है ना, कीप प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, कीप प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। ठीक, ऑल्सो अगर आप प्री में हार रहे हैं तो। ठीक, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। कल फिर लेक्चर लेके आऊँगा जुडिशरी का, और 2-3 लेक्चर, 4 या 5 लेक्चर में विल बी एंडिंग देन विल बी कमिंग विद इकोनॉमिक्स। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। जरूर लाइक सब्सक्राइब नहीं बोलूँगा, पढ़ते रहिए, और जो और भी ऐसे कोई बच्चे हैं जो इस चीज़ से जुड़ना चाहते हैं उनको जोड़ते रहिए, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि।